प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दिख रही है क्या? पीडीएफ यस सर। हाँ पीडीएफ दिख रहा है, ठीक है। आप सभी लोग आ चुके हो क्या? अभी मेरे पास कितने लोग हैं? 31 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। ऑल आर लाइव देयर ना? सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो अभी कितनी क्लासेस ले चुके हैं आज आप लोग? मैम यशवंत सर के लिए अभी। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ। तो अभी आप लोगों ने ईडीसी का लेक्चर लिया है। अभी आप लोगों को ये ईएमआई की स्लाइड्स दिख रही हैं स्क्रीन पे अपने? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। सभी लोगों ने सिलेबस देखा एक भी बार या नहीं देखा अभी तक? सिर्फ यस नो के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं आप लोग? हेलो हेलो, तो हमारे सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज व्हाट इज मेजरमेंट और इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। तो इसमें कंटेंट है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, व्हाट इज मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? हेलो, यस आप मैम। लोगों को बोलते रहना होगा, तभी मुझे समझ आएगा कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मुझे लगेगा मैं किसी को नहीं पढ़ा रही हूँ। तो मेजरमेंट में अभी इस सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या कर लेना है, जो मैंने कल भी बोला था कि बुक आप लोगों ने डाउनलोड करी क्या किसी ने? एचएस कल्सी बुक, और जो मैंने क्लासरूम में डाली है एक के सामने 2 बुक है क्या आप लोगों के पास? किसके पास है? मैम नाम सबके बताइए पास। किसके पास? सबके पास है हाँ एचएस ग्रुप में सर। कल्सी? यस मैम। यस सर सबके पास मैम, ग्रुप में आ गई थी। ठीक है, तो किसने खोल के देखा या सिर्फ है ही सबके पास बस? ये क्या पढ़ना है अपने को? अभी किसी ने नहीं देखा लगता है, तो अब से आप लोग देखना स्टार्ट करिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज मेजरमेंट। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में मेजरमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जहाँ तक मुझे पता है। पढ़ा है क्या? नो मैम। हेलो, नहीं नो पढ़ा मैम। है? हाँ, फिर भी मेजरमेंट अभी आप थर्ड सेमेस्टर में ही लगता है आप लोगों को, क्योंकि अगर टेक्निकल में लगा था मैम, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू पे। ये चीज़ें लगी थी आपको 12th में लगी होंगी ना, या फर्स्ट सेम में भी लगा था? फर्स्ट सेम में भी था? ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, बट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है उनका यूज़, विच इज़ मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? उससे हम कोई अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स आपने बताया, वर्नियर कैलिपर्स का काम क्या होता है बताइए कोई भी? आप में से कोई भी बताइए, वर्नियर कैलिपर्स का काम मैम क्या होता है? रेडियस मेजर करना, और बहुत जो स्मॉल क्वांटिटी है उनको, जैसे पॉलीथीन की जो कितनी थिकनेस होगी वो सब मेजर करना। ओके, क्या नाम है आपका? मैम विकास। ओके, बाकी लोग सिर्फ आप ही हो या और भी लोग होंगे ना? और सबने भी पढ़ा होगा ना वर्नियर कैलिपर्स? यस मैम। सही यूज बता रहे हैं या कुछ गलत है? मैम जैसे थिन वायर की रेडियस नापना, ये यूज है उसका। ठीक है, रेडियस, ठीक है, आपने बताया रेडियस, बट रेडियस मतलब रेडियस भी अपने आप में एक डिस्टेंस है ना? दैट मीन्स वर्नियर कैलिपर्स का यूज हुआ डिस्टेंस को मेजर करना। तो अब वर्नियर कैलिपर्स का यूज है मेजर करना, और व्हाट इज टू मेजर, विच इज डिस्टेंस। तो सबसे पहले आ जाता है कि मेजरमेंट होता क्या है।
मेजरमेंट में हम एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। जैसे कि सबसे बेसिक मेजरमेंट होता है हम लोग अपना वेट और हाइट मेजर करते हैं। तो वेट मेजर करने के लिए हम वेइंग मशीन पे जाके खड़े होते हैं तो हमें अपना वेट पता चलता है। लेकिन सबसे जो पुराना तरीका था वेट मेजर करने का वो ये था कि तराजू में तौलना। सभी को पता है ये? तो वहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं 1 kg, 500 ग्राम, 2 kg। तो उसके अगेंस्ट हम जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी होता है उसको मेजर किया जाता है। इज इट क्लियर? जो बेसिक डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की वो ये कि जो हमारी गिवन क्वांटिटी है जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है विच इज अननोन, उसको हम एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें और जो कंपैरिजन का रिजल्ट होगा वही हमारा मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में देते हैं। और अगर जब तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज आप 1 kg 2 kg के फॉर्म में नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेट किलोग्राम में है, तो ये रिजल्ट किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर रिजल्ट देने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि जो रिजल्ट आया है उसे हम नंबर के फॉर्म में शो करें अलॉन्ग विथ यूनिट। जैसे अगर हाइट है तो हाइट के साथ क्या होगा कि कितने इंचेस का है, कितने सेंटीमीटर का है, हाइट के साथ ये आएगा। और अगर वेट है तो ये होना चाहिए कि कितने केजी का है, कितने ग्राम का है। तो यूनिट ज़रूरी होती है किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में, और न्यूमेरिकल नंबर जो कि मेजरमेंट का आउटपुट होना चाहिए। तो आप लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो आप सबसे बेसिक चीज़ क्या मेजर करेंगे बताइए, आप में से कोई भी है बताइए। हेलो मैम, इंटरनल सर्किट कंपोनेंट्स की लेंथ हो गई, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, कितनी लेंथ का होना चाहिए। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सब्जेक्ट जैसे क्या क्या पढ़े हैं? ईडीसी पढ़ा और डीसीएस पढ़ा है ना? यस और नो? ठीक है। तो ईडीसी में आपने क्या पढ़ा? ईडीसी सबसे ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये समझ लीजिए आप लोग। जो आप एबीसी बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ईडीसी। तो उसमें क्या पढ़ा? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहीं लेंथ आई क्या कि लेंथ मेजर करना है सब कुछ? नो मैम। ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका प्रैक्टिकल यूज तो मैम वो तो यस मैम। थ्योरेटिकल है, तो मैम तो पीएन जंक्शन की जो लेंथ है मैम वो मेजर करने के लिए आई थी। लेंथ मेजर करने के लिए आई थी, बट उसके भी पहले आपने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पढ़ा होगा कि किस तरीके से होल मूव करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इनके मूव करने से क्या फ्लो होती है, करंट। पता है आप लोगों को? यस मैम। और दैट इज द बेसिक यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी वजह से सारी डिवाइसेस वर्क करती हैं, करंट एंड वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही करंट फ्लो होती है। तो जो सबसे बेसिक मेजरमेंट होगा वो है करंट और वोल्टेज का। लेंथ भी हम मेजर करेंगे जहाँ पे ज़रूरी होगी, जहाँ पे मैकेनिकल यूज होता है। समझिए इस डिफरेंस को कि लेंथ, वेट और ये चीज़ें मैकेनिकल पॉइंट ऑफ, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, बट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट और वोल्टेज को मेजर करना। क्लियर है? तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के हिसाब से जो बेसिक यूनिट है वो है करंट और वोल्टेज। जो सबसे पहले आपको पढ़नी होगी मेजरमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, करंट और वोल्टेज को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट एमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ नहीं आ रही रही है? यस मैम, क्लियर नहीं आ रही बीच बीच में। बीच बीच में, बाकी टाइम आ रही है? अभी आ रही है क्लियर? मैम नॉइस भी है, माइक की प्रॉब्लम हो या कैसे? और आप और बाकी लोग और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? मैम क्लियर है। हाँ क्लियर है? यस यस मैम। मैम क्लियर है। ठीक है। आप कौन बोल रहे हैं, किसको प्रॉब्लम है? मैम मैं नाम विकास बोल बताइए। रहा हूँ। विकास बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा,
ठीक है ठीक है। रिजॉइन थोड़ा करके ध्यान देखूं से क्या सुनो मैम एक बेटा, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही। बार? एक बार हेलो। रिजॉइन करके देखें क्या? मैं रिजॉइन करके देखूं क्या मैम एक बार? ओके 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 ओके, आप करिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। मेजरमेंट आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी बताया है, सिंपल मेजरमेंट की डेफिनेशन है। उसके आगे है कि मेजरमेंट करने के लिए हम किसका मेजर करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी हैं, जो हमारी डिवाइसेस हैं। जैसे कि आप लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा, पीएन जंक्शन से बनेगा क्या, डायोड। उस डायोड से का यूज़ क्या होगा, डायोड आगे यूज़ होगा ट्रांजिस्टर में। तो इन सबको मिला करके ट्रांजिस्टर से क्या बनेगा। आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो। Yes, ma'am. ठीक है, आप अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही होंगी तो प्लीज़ बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं कि मैम थोड़ा स्लो बोलिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को आवाज़ कैसी जा रही होगी या नहीं। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो आपकी डिवाइसेस हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, जो आप लोग अभी पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को मेजर करने का काम होगा मेजरमेंट में। और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट अलग से हमें यूज़ करना है, अपार्ट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, उसके अलग से हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम इस EMI में पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो सबसे पहले आता है, जैसे कि आप लास्ट पॉइंट देख रहे हो स्लाइड नंबर 4 का लास्ट पॉइंट, देयर आर 2 मेजर फंक्शंस ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। 2 मेजर फंक्शन जो है वो क्या है कि हमें या एक तो इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना है, उनको प्रोसेस करवाना है, और साथ ही साथ दूसरा काम है कि उनका प्रॉपर ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो जो भी इक्विपमेंट हम बनाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप सभी लोग फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो अभी इस टाइम पे? हेलो। Yes, यस ma'am. मैम। यस फ़ोन और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप सभी लोग? यस मैम। तो इस फ़ोन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, बताइए? मैम उसकी कैसे पता फंक्शन चलेगा, जो मैंने ऑन बताइए? किया है वो अगर वर्क करेगा तो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन ऑन जैसे किया है आपको, तो यस, जैसे आपको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, आपने बोला, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर सभी को आ रही है, सभी को आवाज़ नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन अगर सिर्फ आपको नहीं आ रही है मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, आपके फ़ोन में। तो डिवाइस आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये इससे पता चलता है कि हाउ वी आर यूजिंग दैट। और ऑपरेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स वो डिवाइस सही काम नहीं कर रहा है। और डिवाइस सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको हमें मेजर करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो कि पैरामीटर्स फुलफिल हैं, मतलब डिवाइस हमारा सही कर रहा है। जैसे कि जो गाड़ी हम खरीदते हैं उसका माइलेज, उसकी स्पीड, उसका सारे फीचर्स, फंक्शंस देखते हैं, सारे पैरामीटर्स अगर सही हैं तब हम उस गाड़ी को परचेज करते हैं। सिमिलरली फ़ोन, तो किसी भी डिवाइस का ऑपरेशन सही हो रहा है या नहीं, उसको हमें शो करने के लिए उसको मेजर करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसलिए आता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट करना है तो हम कितने टाइप से कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड मतलब जैसे कि लेंथ हो गई, हाइट हो गया, वेट हो गई, ये जो पैरामीटर्स हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिससे कि हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा भी कोई क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्ट मेथड मेजर नहीं कर सकते हैं, बताइए? आप लोगों के नॉलेज में कोई ऐसी क्वांटिटी जिसे कि हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं? इज देयर एनी क्वांटिटी? हेलो 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 हेलो। यस मैम। किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सबके सब चले गए क्या?
मैंने कुछ पूछा है अभी? हेलो मैम पता मैम एक नहीं। बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। एक बार और repeat कर दीजिए। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, स्लाइड नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। इसमें 2 मेथड्स लिखी हुई है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने इसमें है कि फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं वो आती हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जिन क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि एयर हो गई, एयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, अब हमें उसे मेजर करना है तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। तो आप लोग के हिसाब से और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसे हम इनडायरेक्टली मेजर करेंगे? प्लीज कोई भी बताइए। ये आपका परफॉर्मेंस है, ये जो आप मैं बार बार पूछती हूँ दैट मीन्स मैम IQ रोज की आप लोग व्हाट? IQ ब्रेन। ब्रेन IQ डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं? नो मैम, या किसी कंपटीशन या किसी बेसिस में ही करेंगे, किसी और के कंपैरिजन में। इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और जो क्वांटिटी की बात कर, IQ इज नॉट एन क्वांटिटी। क्वांटिटी है क्या? नो मैम। तो मैं क्वांटिटी पूछ रही हूँ ना, ऐसी कोई क्वांटिटी जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मैम स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट? सॉरी मैम करंट और वोल्टेज अपन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट ही मतलब मेजर हो। यस गुड। करंट एंड वोल्टेज हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। और कोई क्वांटिटी? और कोई भी नहीं आ रही है क्या ध्यान में? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्यूज। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज नॉट टू बी यूज्ड, नॉट टू बी मेजर्ड, बट कोई बात नहीं, सही है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट को मेजर, डिस्प्लेसमेंट अगर किलोमीटर में होता है तो इजीली मेजर हो जाता है। वर्नियर कैलिपर्स की आप लोग बात कर रहे थे, आप में से किसी ने बोला था, उससे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और इसके साथ ही एक तो इंस्ट्रूमेंट आता है, आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेन गेज। सुना है क्या? स्ट्रेन गेज वर्ड सुना है आप लोगों ने? स्क्रू को सुना है, ये नहीं। स्क्रू गेज और स्ट्रेन गेज। स्क्रू गेज भी सही सुना है, उसके साथ ही आता है स्ट्रेन गेज। तो ये जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं 12th तक, वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं। विस्कोसिटी सुना होगा, विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है जो कि डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी डायरेक्ट मेजर नहीं, मर्करी की मदद से हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से नया है और इसको अभी तक आप लोगों ने मतलब ये किसी से ऐसा रेलेवेंट नहीं है। इसमें आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स और उसको मेजरमेंट करनी है, इसलिए EDC तो ऐसा है कि इसको आपको लाइफ लॉन्ग जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में है तब तक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो बिना इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स में बात करें तो कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? सबसे पहले आते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। आप सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे?
यस सभी मैम। लोगों को दिख रहा है? तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं ह्यूमन काइंड में, जो बनाए गए सबसे पहले वो थे मैकेनिकल। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, जो आदिमानव के ज़माने में थे, सबसे पहले वो लोगों ने जानवरों को मारने के औजार बनाए। ये सब पढ़े हैं आप लोगों ने? जानवरों को मारने के लिए ये चीज़ें, उन्होंने पत्थर से आग जलाई। तो ये जो तरीके थे, उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक यूज़ करी और जो मीडियम यूज़ किया वो क्या था? दैट वाज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे बैलगाड़ी हो गई, मैकेनिकल है, उसको आदमी चलाता था, लेकिन वो आदमी चलाता है, मतलब मैकेनिकली वर्क करता है। और इसी तरीके से आ जाती है, वो जानवरों को मारने के लिए तीर बनाए गए थे। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन नेचर में ये कैसे हैं? मैकेनिकल हैं। तो उसी तरीके से जैसे जैसे और इवोल्यूशन हुआ, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स सबसे पहले पिक्चर में आए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब खुदाई करी गई तो उसमें एक स्केल मिली थी। ये चीज़ अलग से ऐसे क्यों बताई जाती है? क्योंकि उस टाइम में जो लोग थे उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे मेजरमेंट के लिए। क्लियर है? यस मैम। मैम स्क्रीन लैंडस्केप मोड में हो जाएगी क्या? अच्छा ठीक है, हो जाएगी। अभी ठीक है? यस मैम। अब विजिबल है ज़्यादा? यस मैम। यस। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आए पिक्चर में। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टैटिक कंडीशन में वर्क करते हैं। स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन, ये जो दो वर्ड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक और स्टेबल, ये इससे आप आगे के कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ गए। तो मैम मेरे में अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो मैं एक बार नहीं आ दूसरे रही है? जीमेल अकाउंट से साइन इन करके देखूं? हाँ बिल्कुल, आप सेम उसे अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे जीमेल से कर लूं? हाँ हाँ, लिंक तो है आपके पास ना, आप ज्वाइन करिए। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज को वर्चुअली वोल्टेज को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है यूजिंग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी तो हम सिर्फ 50 हर्ट्ज वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। वोल्टेज और करंट एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। जैसे कि आपके घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पता है आप लोगों को? किस फ्रीक्वेंसी पे आती है जो वोल्टेज और करंट आता है घरों में सप्लाई, किसी को पता है क्या? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ही है, श्योर है? यस मैम। सही है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और कितनी वोल्ट, कितनी सप्लाई आती है वोल्टेज की? 220 से 30 के बीच में। कितना? 230 के बीच में। 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर से घरों में सप्लाई जाती है। सभी के यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ एक्सक्लूसिव 500 वोल्ट जाएगा, सबके यहाँ 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज की सप्लाई जाती है। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट आई कि अब हम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। तो पिक्चर में आए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहले करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए बनाए गए एमीटर और वोल्ट मीटर, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए। पर वो वर्क किस पे करते थे? मैकेनिकल मेथड से। जैसे कि आप में से किसी ने देखे होंगे, अगर पहले किसी ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल्स में या फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में, कि एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे होते थे, देखा है किसी ने? यस मैम देखा है। कैसे होते हैं बताइए मुझे, शेप साइज कैसा होता है इनका? बताइए, किसने बोला देखा है? भाई नाम बताइए और बताइए कैसे देखा है। मीटर के फॉर्म में होते हैं, बॉक्स फॉर्म में। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मुझे स्क्रीन थोड़ा वो करके फिर से इन करना पड़ेगा। ये जो गए हैं छोड़ के, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि है पहला मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, देन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि जो पहले एमीटर और वोल्ट मीटर होते थे, अब के नहीं पहले के,
आप में से किसी ने अगर देखा हो, वो बॉक्स टाइप के होते थे, उसमें गोल डायल लगा होता था, उस डायल में एक ऐसा पॉइंटर होता था, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। हेलो, ऐसे वोल्ट मीटर एमीटर देखे होंगे जो कि ऐसे बॉक्स की तरह होते थे, इसमें डायल होती थी, वॉच की जैसी डायल होती है, बड़ी डायल होती थी और उसमें पॉइंटर होते थे। वो पॉइंटर्स जो हैं अलग अलग वैल्यू को शो करते थे। पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वर्क करते हैं प्रॉपर, लेकिन इनकी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी तक के करंट और वोल्टेज को ही मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है कि इस वैल्यू, जैसे 10 एम्पियर के बाद करंट को मेजर नहीं कर सकता, 50 एम्पियर के बाद के करंट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग भी अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसा फ़ोन बना है क्या जो कि इन्फिनिट टाइम तक बिना चार्ज हुए काम कर सकता है? कोई बना है ऐसा फ़ोन? नो मैम। आप सभी के पास फ़ोन है, बट उसकी एक लिमिट होती है कि अपने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद आपको उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। सिमिलरली कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम करंट और वोल्टेज या किसी भी ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी अपनी एक लिमिट होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैल्यू मतलब क्या रेंज होगी, सपोज 10 एम्पियर तक या 10 वोल्ट तक या और भी ज़्यादा ले लें। अब ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अप टू 1 एम्पियर ही, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 1 एम्पियर तक की ही वैल्यू को शो कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इस रेंज को हमें अगर बढ़ाना है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है, मतलब कि हमें सिर्फ 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मेजर नहीं करना है, क्योंकि अब जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं एट प्रेजेंट, जैसे कि आप लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हो, वाईफाई डिवाइस यूज़ करते हैं सभी लोग, ब्लूटूथ एंड वाईफाई करते हैं यूज़? यस मैम। किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है पता है किसी को? टू पॉइंट फोर 2.4 में भी राइट, बट हर्ट्ज सही नहीं है आपका। हर्ट्ज के भी पहले होगा गीगा हर्ट्ज। गीगा पता है? 10 टू द पावर कितना होता है गीगा मतलब? 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। पता है आप लोगों को? गीगा, मेगा, ये चीजें पता है ना? इज इट क्लियर? कुछ नहीं पता, सब ऊपर से जा रहा है क्या? यस मैम अभी पता है। क्लास पता है? तो जो आपका ब्लूटूथ है वो 2 से 4 गीगा हर्ट्ज की रेंज में वर्क करता है। मतलब हमारे लिए तो सिर्फ एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिससे कि हम कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफर करते हैं, बट वो जो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट सी, फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो जो रेंज होती है, इतनी फास्ट डेटा ट्रांसफर कैसे हो जाता है? क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम कर रहे हैं। आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इनविजिबली, बट इट इज़ एट लास्ट विजिबल टू योर फोन। पर ये हो कैसे रही है प्रोसेस? क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू, क्या कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ EM वेव्स, जो आप लोग आगे पढ़ोगे आगे की क्लासेस में। कुल मिलाकर के ये है कि जो ये सारी प्रोसेस हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे हो रही है, और उसी वजह से हमें स्पीड ज़्यादा मिल पा रही है। और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से आगे जा कर के और भी ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना होगा। उसके लिए पिक्चर में आए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि अब जो हमारे पास सिस्टम आ रहे हैं वो हाई स्पीड हैं, और हाई स्पीड सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो उन सिस्टम्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे कि हम हाई स्पीड उसी स्पीड से सिग्नल को मेजर कर सकें। इसमें एग्जाम्पल में CRO है। अभी CRO और भी बहुत सारे लेटेस्ट, आपका सेकेंड यूनिट पूरा CRO पे ही है, लोग आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये डायनेमिक कंडीशन को भी मेजर कर सकता है। स्टेबल कंडीशन के लिए हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, स्टेबल से थोड़ा सा भी
डायनेमिक अगर हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिकल यूज कर सकते हैं, बट जैसे ही और ज़्यादा डायनेमिक कंडीशन आई, डायनेमिक कंडीशन मतलब सिग्नल की कंडीशन हर टाइम इंस्टेंट पे चेंज होना, स्टेबल रहना मतलब आपको पता है कि अभी इस टाइम पे अगर टेम्परेचर 26 है तो 2 घंटे बाद भी 26 रहेगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी बारिश हो रही है, फिर धूप निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन मतलब ये डायनेमिक कंडीशन है, और इस डायनेमिक कंडीशन को मेजर करने के लिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर चेंज हो। तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? चले गए? Yes, ma'am. समझ आया क्या बताया मैंने अभी? क्या एक्सप्लेन किया है अभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में? यस मैम। कोई तो और भी बताइए भाई कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के में जो एडवांटेजेस हैं ओवर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या नहीं है? यस मैम। और क्या एडवांटेजेस हैं प्लीज बताइए। मैंने तो एक बताया कि ये डायनेमिक कंडीशंस के लिए होता है, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? पावर एफिशिएंट। गुड। और भी बताइए, और भी बताइए। पावर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, और एक्यूरेसी। यस एक्यूरेसी, वेरी गुड। और मैनुअल वर्क कम हो गया है। यस लेबर वर्क कम हो गया है। एंड इसी लाइन में और आगे जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग ने सुना होगा, सुना है? यस मैम। यस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका और ज़्यादा एडवांस वर्जन हो गया जिसमें हमें बिल्कुल भी ह्यूमन वर्क नहीं चाहिए। पूरा काम कौन करेगा? कौन करेगा पूरा काम? मशीन। मशीन, आपका कंप्यूटर, विच इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट इज व्हाई इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल वर्ड क्यों आया? क्योंकि ह्यूमन नहीं, एग्जैक्टली ह्यूमन नहीं है ना, मशीन है, इसलिए इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। आप कोई अगर मेजरमेंट सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे आप मेजरमेंट और सिस्टम दोनों चीज़ें देख रहे हैं लिखा हुआ एक साथ, क्योंकि हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए वो अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। उस सिस्टम का यूज़ करेंगे हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो इस सिस्टम का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पहला है कि या तो हम सिर्फ वॉच करें, जैसे कि एक वॉचमैन होता है, उसका काम क्या होता है? ऑन ड्यूटी अगर वॉचमैन है तो देखना कि कौन आया कौन गया, किसी को रोक, अच्छा ये इतने टाइम पे आया इतने टाइम पे गया। पर उसका काम होता है कि अगर कोई चोर आया तो चोर को रोक लेगा क्या वो? बताइए। हेलो, मॉनिटरिंग का काम होगा। जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पे सिर्फ देख रहे होगे, मे भी सर खुजला रहे होगे अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो, पर उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल का काम हुआ किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का कि हम जो भी करंट या वोल्टेज फ्लो हो रहा है उस वैल्यू को एज इट इज बता दे कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट लेवल का काम, जिसमें कि आते हैं मीटर एंड वोल्ट मीटर। उसके बाद होता है कि एक बार हमने उसको मेजर कर लिया, अब एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उसे कंट्रोल करें या प्रोसेस करें। जैसे कि अगर किसी प्लांट में हम जाएं, डेयरी प्लांट, जहाँ पे कि जैसे सांची का प्लांट है भोपाल के पास, भोपाल में ही है सांची प्लांट, जहाँ पे कि दूध बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो उसके लिए हम पहला स्टेज क्या होगा कि उस टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद हमें उसे कंट्रोल करना है या तो फिर आगे प्रोसेस करके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे ले आना। क्लियर है? तो इसीलिए ये जो काम है आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे विच इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, इसमें आता है इसका यूज। जो नेक्स्ट और भी ज़्यादा हायर लेवल का वर्क है विच इज एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस, वो आ जाता है आपका रिसर्च वर्क जो कि सीधे R&D में जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ इस लेवल का काम आपके इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे विच इज फर्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। नींद आने लगी क्या?
एक साथ स्क्रीन में देखते देखते नींद आने लगी लगता है मुझे। तो नेक्स्ट अब हम लोग अब एंटर कर रहे हैं आपका जो मेन सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है। अभी ऊपर का भी आपका सिलेबस ही था, बट जो चीज़ें आपके काम की हैं, मतलब एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो हर साल एग्जाम में आती ही इनमें चीज़ें हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ मुझे रीड करके बताइए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। सो प्लीज़ रीड जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हेलो हेलो, प्लीज रीड जो भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी। सभी को रीड करना है, ओनली विकास इज रीडिंग। Accuracy and precision, Accuracy and precision, scientific, Yes, reproducibility, very reproducibility, good, very good. frequency, response and bandwidth, static और error, range and band, सर ये यहाँ एंड है, ये एंड नहीं है, एंड है, ए एंड डी। डेड स्पेस, थ्रेशोल्ड, रेजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। और भी बोलिए भाई, मैं ये अकेले क्यों बोलूँ, आप लोग भी बोलिए। स्टैटिक एरर एंड करेक्शन, static error and correction, hysteresis, loading effect. यस। ये कौन बोल रहे हैं भाई पीछे से? कुछ ये पढ़ रही है कि क्या? चलो ये चीजें हैं। अब इनमें से अगर आप लोग मार्क कर लें तो चार पॉइंट तो श्योर है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। कुछ तो पूछी नहीं जाती हैं, बट क्योंकि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए सबको जानना जरूरी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूछी जाती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विच इज़ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, देन सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद आ जाता है थ्रेशोल्ड, रेजोल्यूशन, स्टैटिक एरर एंड करेक्शन और लोडिंग इफेक्ट। ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बोली हैं, 5-6 पॉइंट, ये हर साल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ही जाते हैं। और किसी भी मिड टर्म में हो या आगे कोई भी मैं क्विज लेती हूँ तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया हो तो प्लीज़ आप अपना इंटरेस्ट ले करके आइए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो रिपीट एक बार। मैं फिर बता दूंगी बेटा, आप ऐसे परेशान मत हो कि अभी आप इंडिविजुअली इन सबको डिस्कस किया जाएगा तो मैं उस टाइम भी बता दूंगी। वैसे आप देख लो, फर्स्ट इज एक्यूरेसी, ये ज़रूरी है, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। सेंसिटिविटी भी ज़रूरी है, लीनियरिटी भी ज़रूरी सारे हैं, बट जो पूछे जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आने की, वो मैं बता रही हूँ। देन थ्रेशोल्ड है, फिर रिजोल्यूशन है, स्टैटिक एरर एंड करेक्शन है, लोडिंग इफेक्ट है, हिस्टेरिसिस है। क्लियर है? फिर से रिपीट करना है क्या? नो मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डायनामिक। अभी हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। स्टैटिक मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगी, विच इज इनवेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के किसी भी इंस्टेंट में चेंज नहीं होती हैं। उसके बाद आती है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हर टाइम इंस्टेंट पे चेंज होती हैं। इसमें है डायनेमिक एरर, फिडिलिटी, बैंडविड्थ, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, टाइम कांस्टेंट, मेजरिंग लैग, सेटलिंग टाइम, डायनेमिक रेंज, लिमिटिंग एरर। दिख रहा है सभी को? yes ma'am, दिख रहा है आप सभी को? अब ये बताइए कि इनमें से जितने भी आपने पॉइंट्स देखे, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, इनमें से कितनी आप पहले पढ़ चुके हो या फैमिलियर हो चुके हो? कितनी? कोई भी? मैम हिस्टेरिसिस, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ओके, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ठीक है। कहाँ हिस्टेरिसिस किसने पढ़ा? मैम लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में? नो मैम ये तो 12th में। ओके, 12th में, ठीक है। तो और एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन कहाँ पढ़ा आपने? 11th की मैम जी, जीरो टॉपिक नहीं था, जीरो चैप्टर। ओके, केमिस्ट्री 11th क्लास। ओके। मैग्नेटिज्म में तो आपने हिस्टेरिसिस पढ़ा होगा, श्योर।
है ना, और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ा, और कोई सेंसिटिविटी लीनियरिटी जैसी चीजें नहीं आई आप अभी तक थ्रू आउट फर्स्ट से लेके आपका फर्स्ट ईयर हो गया भाई, क्लास फर्स्ट से लेके फर्स्ट ईयर तक पढ़ मैम लिया? सेंसिटिविटी। ओके, सेंसिटिविटी गुड। तो अब इनमें से किसी को भी कोई डिफाइन कर सकता है क्या? आपका जितना भी नॉलेज हो, थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए, नॉन टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए मुझे। मैम कोई एक्यूरेसी भी में जो एक डेफिनेशन। मैम एक्यूरेसी में जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उसके कितने ज्यादा क्लोज वैल्यू होती है उसको एक्यूरेसी कहते हैं। यस, और प्रिसिशन में उतना ज्यादा एक एस्टिमेट वैल्यू होती है, उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है प्रिसिशन में। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। क्लोज है बट एग्जैक्ट नहीं, क्लोज है बट सही है। क्या नाम है आपका? स्नेहा। क्या? मैम स्नेहा। स्नेहा, ओके। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बताया आपने सही बताया आप, और बाकी लोगों के भी दिमाग में होगा लेकिन मुंह पे नहीं आ पाया, आई एम श्योर, क्योंकि ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऐसे वर्ड है जो कि हम लोग रोज यूज ही करते हैं। सब लोग रोज ये वर्ड यूज करते हैं कि कितना एक्यूरेट होगा, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर डिक्शनरी में उठा के देखें तो इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जैसे कि हम बात करें कि आप लोग क्लास में कितने बजे आते हो रोज। सपोज आपकी 10:30 पे क्लास है और आपको 10:30 पे आना है, क्लास 10:30 से स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है सपोज 10:25 पे, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? एक्यूरेट बोलोगे? कितना एक्यूरेट बोलोगे या इनएक्यूरेट, क्या बोलेंगे उसको? बताइए। मैम इनएक्यूरेट। एक्यूरेट है। अगर टाइम पे नहीं आएगा तो इनएक्यूरेट। अगर 10:30 पे नहीं आया और 10:30 के थोड़ा पहले आया, क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10:30। और अगर वो उसके पहले आया, बाद आया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके जस्ट पहले आया 2 मिनट, मतलब उसकी क्लोजनेस जो है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा पास है, तो वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे कि अगर 100% है मार्क्स, 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में आपको 99 मिला, मतलब कि आप 100 मार्क्स से सिर्फ एक नंबर दूर रहे, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी बनेगी यहाँ पे? 99% एक्यूरेट। क्लियर है? क्लियर है? यस। तो एक्यूरेसी का मतलब हुआ इट इज क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू। फिर आ जाता है प्रेसीजन। प्रेसीजन, वहीं पे प्रेसीजन क्या होगा कि इट इज नॉट दी क्लोजनेस बट इट इज रिपीटेशन, कि बार बार अगर कोई बच्चा 10:20 पे ही आ रहा है, बट ही इज राइट कि 10:20 पे कम से कम क्लास के पहले तो आ रहा है, 10:20 पे रोज आ रहा है, तो उसका प्रेसीजन उतना ही रहेगा, बट भले ही वो एक्यूरेट ना हो। मतलब कि एक्यूरेसी से आपके सिस्टम, आपका ये दिखाता है कि आपका सिस्टम कितना एक्यूरेट है अगर उसकी वैल्यू ट्रू, उसकी क्लोजनेस ट्रू वैल्यू से कम है। तो प्रेसीजन का मतलब ये हुआ कि क्लोजनेस ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, नहीं है, पर वो वैल्यू फिक्स है कि वो उसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ही आ रहा है। तो अभी आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग अभी प्रेसिजन को डिटेल में मैम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आजा। मैम जैसे एक्सपेरिमेंट में मैम कॉन्करेंट रीडिंग तो प्रेसिशन हुआ ना, क्योंकि जो मतलब बार बार रिपीट हो रही है। यस यस यस, कॉन्करेंट नहीं, बार बार वही रही। कॉन्करेंट मतलब आपको वो लगातार आपको वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू आपको वही मिले, बार बार मिले। सपोज आपने वोल्टेज मेजर किया और 5 रीडिंग ली, 5 रीडिंग में से आपकी 3 रीडिंग एक ही वैल्यू आई है, तो वहाँ पे उसका प्रेसिजन इम्प्रूव होगा, बट एक्यूरेसी नहीं सही होगी। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू से पास नहीं आई है वो वैल्यू। एग्जैक्ट अगर ट्रू वैल्यू आती है तो एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, बट आपकी ट्रू वैल्यू जितनी वैल्यू आ रही थी उतनी ही आ रही है, दैट मीन्स सिस्टम आपका भले एक्यूरेट नहीं है बट हाँ प्रिसाइज है, ये कहेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी में जैसा कि आप में से किसी ने बताया, स्नेहा ने बताया कि इट इज क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जिस अननोन क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, ये हमें बताएगा कि हमारा सिस्टम कितना एक्यूरेट है। अगर ज़्यादा क्लोजनेस है दैट मीन्स हाईली एक्यूरेट, अगर ज़्यादा क्लोज नहीं है, सपोज 80 है तो 80% एक्यूरेट है। बट रिक्वायरमेंट हमें क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम मिले। क्लियर है? हेलो? यस मैम। अब इसके बाद एक्यूरेसी में भी इसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब और डिटेल में एक्यूरेसी है कि कितने टाइप की होती है। तो उसमें से थ्री टाइप्स हैं: पॉइंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो अब है पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी में क्या होता है कि कुछ नहीं, हम सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट, मतलब कि अगर हमने एक वैल्यू ली है, 5 वोल्ट की वैल्यू है, तो उस 5 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ही हम अपनी एक्यूरेसी को मेजर करेंगे। बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो सिर्फ एक वोल्टेज पे वर्क नहीं करता है, उसकी एक रेंज होती है। जैसे 0 से 5 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए वो वर्क करेगा। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एग्जैक्ट 30 वोल्ट नहीं आती है, वो 0 to 230 वोल्ट है। और अब आप देख लो कि आपके जो भी आपके घर में अप्लायंसेज हैं वो इसमें से किस रेंज में वर्क करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अप्लायंसेज आपके 230 वोल्ट पे वर्क करेंगे। क्लियर है? तो जो फर्स्ट एक्यूरेसी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वैल्यू के लिए एक्यूरेसी है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि ये सिर्फ एक वैल्यू को शो करेगा, आप इसको रेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट एक्यूरेसी जो आई, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। जैसे कि अब हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो जो थर्मामीटर होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में वर्क करता है, 0 से लेके 100 टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जो सेकेंड एक्यूरेसी है वो है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। देन थर्ड वन इज एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अब ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को कितना क्लियर है, ये प्लीज क्या समझ पाए इससे ये प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि ये चीजें जो है वो इजीली समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए प्लीज कोई भी बताइए कि अभी ये 3 पॉइंट आप लोग देख रहे हो, ये 3 पॉइंट, इनमें से क्या समझते हैं आप लोग? एक्यूरेसी को कैसे समझे, मतलब स्केल रेंज, ट्रू वैल्यू और पॉइंट, इन 3 में से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कोई भी? हेलो हेलो, कोई नहीं है क्या क्लास में? हेलो हेलो हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही भाई, कोई तो बोलो। मैंने इतना सारा बोल दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस ये न्यूमेरिकल देखना है अपने को। हेलो यस मैम। हेलो, यस मैम। और भी कोई बोलिए। आप Yes, ma'am. यस मैम। मुझे 3 पॉइंट्स देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ये 3 वैल्यूज जो हैं, इन तीनों को क्या समझ आया नहीं आया, क्लियरली बताइए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार रिपीट कर दीजिए, और मैम एक बार लैंडस्केप मोड में फिर से कर दीजिए। हाँ मैं कर रही हूँ, अभी कोई बोल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग अगर आवाज़ देते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ कोई सुन रहा है, इसलिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी समझ में आया आप लोगों को? हेलो, एक्यूरेसी तो क्लियर है ना कि एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी क्लियर मैम। इसके बाद आते हैं एक्यूरेसी कितने टाइप की है। तो इसमें है पॉइंट एक्यूरेसी। अगर हम एक रेंज की बात करते हैं, सपोज 0 से 5 वोल्ट रेंज तक के लिए हमें एक्यूरेसी को बताना है, तो वो होगी आपकी एक्यूरेसी फॉर अ स्केल रेंज। और हमेशा एक्यूरेसी को हम परसेंटेज में शो करते हैं, एज अ एक इंडिविजुअल वैल्यू के फॉर्म में नहीं शो करते, हमेशा इसको परसेंटेज में लिखा जाता है, इसलिए। और सिमिलरली
अगर आपको एक्यूरेसी को ट्रू वैल्यू के टर्म्स में लिखना है, ट्रू वैल्यू मतलब एक तो होती है स्केल वैल्यू की आपकी एक जो नॉर्मल स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन उस 15 सेंटीमीटर की स्केल में आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक की ही आपकी वो वैल्यू है जहाँ तक कि आपको एग्जैक्ट मेजर करना है। तो वहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर और जो रेंज वैल्यू होगी वो क्या होगी 15 सेंटीमीटर। तो अगर एक्यूरेसी को आप विद रिस्पेक्ट टू 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगी एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। बट एक्यूरेसी को अगर आप 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो वो हो जाएगी एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अभी क्लियर है? हेलो, यस मैम। अभी क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अभी अगर क्लियर है तो मेरा एक क्वेश्चन है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी एक्यूरेसी इन तीनों में से कौन सी ऐसी एक्यूरेसी है जो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। मतलब पॉइंट एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेट है, या एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज ज़्यादा एक्यूरेट है, या एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, कौन सी हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा? पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी। और सोचिए, बिकॉज पॉइंट एक्यूरेसी तो अपने आप में ही एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, रेंज के लिए है ही नहीं। तो हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर अ रेंज? रेंज के लिए एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू होगी। उसके लिए मैम एक्यूरेसी एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर 5 जो आप बताए थे एग्जांपल लेकर 5 के अप्रॉक्स। यस। और सभी लोग और लोग का क्या कहना है? एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ पॉइंट एक्यूरेसी को तो पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वो हमें रिजल्ट दे सकता है। तो आ जाते हैं दोनों, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज एंड एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अब स्केल रेंज में जैसे स्केल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्यूरेसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, विच इज नॉट दैट एक्यूरेट। मतलब कि अगर हमें एक्यूरेसी को फिक्स रखना है आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो वो है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसलिए कि आपकी जो स्केल रेंज है, मे बी आप 100 सेंटीमीटर की स्केल ले लें, उस 100 सेंटीमीटर की स्केल के रेस्पेक्ट में अगर एक्यूरेसी निकालोगे तो वो कुछ और आएगी एज कम्पेयर टू 15 सेंटीमीटर की स्केल के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपकी जो अननोन क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है वो तो फिक्स है, विच इज 5 सेंटीमीटर, और उसके रेस्पेक्ट में अगर एक्यूरेसी निकालनी है तो वो सिर्फ एक ही उससे एग्जैक्ट प्रॉपर आएगी, विच इज एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अभी क्लियर है? यस मैम। हेलो, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल मैसेज कर सकते हो कि मैम ये वाली जो पॉइंट है ये समझ में नहीं आया था, आप प्लीज़ बता दीजिए, या इसका कोई कंटेंट कहीं हो तो मुझे बता दीजिए, मैं शेयर कर दूँगी अगर मेरे पास होगा तो। क्लियर है आप लोगों को? सपोज अभी आपका टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़रूरी है कि आपको एग्जाम में हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है रिलेटेड टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर चाहे वो एरर हो या एक्यूरेसी हो। इसलिए इस न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पे डाला है, जो कि आप लोग रीड कर पा रहे होंगे कि एक वोल्टेज हमें मेजर करना है जिसकी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 80 वोल्ट, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 79 वोल्ट। तो अब इसमें से अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, दैट वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। तो एरर सबसे पहले निकालनी है, तो एरर सीधे से समझ में आता है कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है और जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा, एरर। तो बट जो फॉर्मूला है, ज़्यादातर लोग ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है विच इज AM माइनस 80 विल गिव दी एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर को हमें रिलेटिव फॉर्म में करना है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट दिस एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो इसलिए हमने क्या किया, AM माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80, तो उससे हमारी रिलेटिव एरर आ गई। अब इस रिलेटिव एरर से हम निकालेंगे एक्यूरेसी। 1 माइनस रिलेटिव एरर विल गिव दी एक्यूरेसी, और इस एक्यूरेसी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा सिस्टम कितना एक्यूरेट है, विच इज 98.75%। क्लियर है? हेलो, यस मैम। यस मैम। Yes, ये ma'am. न्यूमेरिकल क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया होगा, ये पीडीएफ मैं अपलोड तो कर दूंगी, बट
सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल पूछिए। मैं समझ सकती हूँ कि ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन तो फिर बहुत दूर की बात होती है। क्लास में पढ़ा करके 4 बार पढ़ा करके भी नहीं समझ में आता है तो फिर कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिजन और बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैम कल वॉइस शायद नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही आवाज़? नहीं आ रही है आवाज़? मैम यस, हेलो हाँ मैम, हाँ एक बोलिए। कुछ हाँ मैम बोलिए क्वेश्चन। रिलेटिव एरर नेगेटिव आई है मैम, तो जब रिलेटिव एक्यूरेसी हम निकालें, रिलेटिव एरर हाँ नेगेटिव है हाँ ना मैम, तो जब जी हाँ जी हाँ। रिलेटिव एक्यूरेसी जब निकालते हैं तो 1 माइनस रिलेटिव एरर करते हैं तो माइनस फिर। माइनस प्लस क्यों नहीं हो गया ना? यस मैम। देखो बेटा, क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड कभी आप नेगेटिव हो सकती है क्या? कोई आदमी पीछे जा सकता है क्या? इंटेंशनली मतलब जानबूझ के कोई बैकवर्ड गाड़ी चला सकता है क्या? है वो बस साइन, मतलब डायरेक्शन बता। दैट इज अ साइन। यस, वो डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है, सिस्टम की एक्यूरेसी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। कोई बच्चा नेगेटिव एक्यूरेट हो सकता है क्या? नहीं। इट इज ओनली, या तो वो एक्यूरेट होगा या इनएक्यूरेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आया है वो नेगेटिव सिर्फ एक साइन शो कर रहा है कि वो माइनस वैल्यू में है। बट जब एक्यूरेसी हमने निकाली है तो वो चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, 1 माइनस रिलेटिव एरर ही होगा, क्योंकि एक्यूरेसी कभी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैम मतलब मेजर्ड वैल्यू वो उससे नीचे वैल्यू से। मेजर्ड वैल्यू विल ऑलवेज, मेजर्ड वैल्यू सपोज ज्यादा हो भी गई ट्रू वैल्यू से, अगर सिस्टम में एरर है जिससे आप मेजर कर रहे हो तो उससे आपको मेजर्ड वैल्यू में भी ज्यादा मिल भी गई, लेकिन कोई भी सिस्टम की एक्यूरेसी क्या कभी 100% से ज्यादा हो सकती है? नो मैम। एक्यूरेसी कैन नॉट बी हायर देन 100%। तो आप कैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके 81 डिवाइडेड बाई 80 कर सकते हो? आप खुद सोचो। तो एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए एरर के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, बट एक्यूरेसी में हमेशा आपको यही मिलेगा, 1 माइनस रिलेटिव एरर। क्लियर है? यस मैम क्लियर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए, आज ये पीडीएफ में अब मैं अपलोड करने वाली हूँ। आप सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हो, तो प्लीज बी ऑन देयर। बस मैं क्लास एग्जिट करने ही वाली हूँ। 25 स्टूडेंट्स आर देयर। सभी लोग हैं ना, क्या सो भी हैं कुछ लोग? यस मैम है। Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं ये अपनी लैब की क्लास है कल हमारी 1:30 बजे से, बट अभी लैब का कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं मेरे, मतलब मैंने बनाया नहीं है। सिंपली सिर्फ आपके पास सिलेबस होगा लैब का। तो अब हम लोग, अब मैं नेक्स्ट अब डिज़ाइन करूँगी क्या हमें लैब के लिए स्टार्ट करना है, तो उसको मैं अपलोड करूँगी। फिर लैब की भी क्लासेस लगेंगी, पर अभी के लिए लैब की क्लास नहीं लगेगी। जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, तो आप उस टाइम पर रेडी रहिएगा कि अब लैब सेशन भी लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक है। सभी को क्लियर है ये? हेलो, चलो ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को फर्स्ट क्लास है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 11:15 से स्टार्ट हो ही जाएगी। अगर 10:30 से स्टार्ट नहीं हुई तो 10:45 से स्टार्ट हो जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आज का जो पढ़ाया फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पीछे का पूछूं और आप लोग बिल्कुल गायब हो, तो कोई मतलब नहीं क्लास लेने का। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। गुड डे।